गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू साई हाइव। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की यूनिट वाला पार्ट ख़त्म कर दिए थे, ठीक। और आज वाली चैप्टर में आज वाली क्लासेस में हमने यूनिट एनालिसिस एंड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम आज के चैप्टर में डायमेंशन के बारे में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। पर ये बताओ, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे एग्ज़ाम में, इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चों, हमारे हर तरह की एग्ज़ाम चाहे किसी भी लेवल का हो, मान लो कि तुम्हारा आईआईटी हो गया, आईआईटी में बोथ जेई हो गया, तुम्हारा जेई का एडवांस हो गया, मेन हो गया, या तुम्हारा नीट फिजिक्स हो गया, या अगर तुम चाहो कि मुझे बीएससी करना है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो फिर उसके लिए जो होता है CUET UG, उसमें भी तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 12th लेवल में है तुम्हारे 11th क्लास की पहला चैप्टर भी डायमेंशनल एनालिसिस ही है, ठीक है। ये अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, मैं जे के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, नीट के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्यों पढ़ें। देखो, जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस इनडायरेक्टली वे में पूछा जा सकता है, तो फिर कुछ बच्चों को ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, वो सोचेंगे कि ये चैप्टर हम छोड़ देते हैं। पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, चलो बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें उसका आंसर नहीं करना होता है, और वो क्वेश्चन शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो सकता है, मैग्नेटोस्टैटिक से हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। पर अल्टीमेटली एग्जामिनर क्या करता है पता है, उसके जो इक्वेशन होता है ना, उसमें डायमेंशन का दोनों का डायमेंशन गलत कर देता है। फिर क्या होता है, तुम जितने भी मेहनत कर लो, जो भी कर लो, उसे पता है कि इसका आंसर गलत आएगा, वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आईआईटी जाम फिजिक्स तुम्हारे नेट CSIR में देखा गया है। तो तुम्हें पहले जिस भी इक्वेशन मिले उसका डायमेंशन को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। अगर उसका डायमेंशन सही नहीं है, गलत है, फिर तुम्हें आगे क्वेश्चन नहीं करना। अगर MCQ क्वेश्चन कंपलसरी है, किसी भी आंसर करके दे के आ जाना है। ये तो था कैसे अटेम्प्ट करना है। ये अगर हायर वर्जन में हो चुका है तो बहुत चांसेस है बच्चों की तुम्हारे जे लेवल में भी ये फंडा वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, कुछ दिनों में तुम्हारे जे में भी थोड़ी सी चेंजेस आने वाला है। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है। एक तो देखो, तुम्हारा हर तरह के एग्जाम, जेई, नीट, CUET, हर तरह के, इवन तुम्हारे बोर्ड में भी तुम्हारा इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूनिट के बारे में। किसके बारे में बात किए थे बच्चे? हमने लास्ट क्लास में यूनिट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, कोई सॉलिड चीज़ें हो गए, समय हो गया, हम जितना ट्रैवल करते हैं वो सारी चीज़ें को हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं। वो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो सारी क्वांटिटी फिजिकली प्रेजेंट है हम उसे मेजर कर सकते थे। हम उसी को फिजिक्स की दुनिया में बात करने के बारे में सोच रखे थे, और उस सारे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते थे? उस सारी क्वांटिटी को हम बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये आगे चल के हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और हमारा क्यू बनता था n और स्मॉल u, ठीक है। वहाँ पे हमारा n क्या होता था? n होता था हमारा नंबर, किसी भी एक नंबर, ठीक, जो हमें मेजर करते थे। और u क्या होता था हमारा? u होता था हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। और कभी कभी क्या होते थे, 2 यूनिट को इक्वल करना पड़ता था, जैसे 1 मीटर और सेंटीमीटर को जब इक्वल करना होता था तो क्या होता था, नंबर्स अपने आप में ऊपर नीचे कम ज़्यादा होके एक दूसरे को बैलेंस करके यूनिट इक्वल करते थे। जिससे हमने क्या देखा था, 1 मीटर हमारा
जब 100 सेंटीमीटर बनता है तो नंबर 1 यहाँ पे 101 के मीटर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता था। ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी का पहला डेफिनेशन। फिर जब हम आगे चलते थे और थोड़ा और ज़्यादा बात करते थे तब हमें पता चला था कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी बच्चों, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमारा आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड होता था। एक होता था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो बना था, दूसरे को हम क्या बोलते थे बच्चों? दूसरे को हम बोलते थे डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते थे? ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे इंडिपेंडेंट होते थे, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते थे। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितने थे? ये 7 थे। उनमें से हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? मास हो गया, हमारा लेंथ हो गया और हमारा टाइम। और ये तीनों को हम क्या बोलते थे? ये तीनों थे हमारा मेन फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम और क्या बोलते थे? हम इसे बोलते थे बेस क्वांटिटी। ठीक है। और ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके आइदर हमारे क्या बोलते थे? मल्टीप्लाई होते थे या तो फिर डिवाइड होते थे। डिवाइड होके क्या बनाते थे? कुछ नए क्वांटिटीज़ बनाते थे। और ये जो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके जो नया क्वांटिटी हमें देते थे, हम उसे क्या बोलते थे? हम उसे बोलते थे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? हमने देखा था वेलोसिटी, फिर आ गया था हमारा एक्सीलरेशन। ये सारे कुछ ऐसे डिराइव क्वांटिटी है जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके नया क्वांटिटीज़ देते थे। तो हमने क्या देखा था? फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते थे। वो 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ही होते हैं और ये 7 क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके एक नया क्वांटिटीज़ देते हैं और इस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने ये भी देखा जो सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है वो इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते थे। और हमने ये देखा था, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे। क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था? एक था मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखेंगे, ये था हमारे यूनिट वाला सब्सटेंस बात होगी। अब आते हैं हम हमारे डायमेंशन वाले चैप्टर। तो डायमेंशन में हम क्या बात करेंगे और यूनिट हमारे डायमेंशन के साथ कैसे जुड़ा है, इससे अब हम बात करते हैं। देखो, हमने कल पढ़ लिया था कि थोड़ा पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल सके। देखो, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखे थे और हमने आई होप कि तुम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को याद कर लिए होंगे। और ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो हम उसका डायमेंशन हो जाता है। मतलब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ये डायमेंशन बन जाता है। और ये सारे मिलके हमें किसी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन या पूरे दुनिया की डायमेंशन के बारे में हम बताते हैं। तो व्हाट आर द अल्टीमेट टूल वी नीड टू बिल्ड एनी फार्मूला, मतलब हमें एक फार्मूला की डायमेंशन निकालने के लिए क्या क्या टूल्स सब चाहिए होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशन का जो डायमेंशन होगा उसका फार्मूला का 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और 7 बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से? ये 7 बिल्डिंग ब्लॉक हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट ही होते हैं। तो हमारा पहला फंडामेंटल क्वांटिटी था मास। मास का, और बच्चों याद रखो तुम्हारी जो बेस क्वांटिटीज़ है ना उसके पहले अक्षर जो होते थे ज़्यादातर उसी का कैपिटल लेटर में अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, पर अपने दिमाग से नहीं लिखना, इसका फिक्स है।
वही 7 जो सिंबल है वही चलता है, उसी को अच्छे से याद कर लो। और बच्चों बार बार कह रही हूँ, डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैं हमेशा जब भी डायमेंशन लिखोगे तुम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना। तो मास क्वांटिटी को हम जब डायमेंशन में लिखते हैं तो कैपिटल M को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक उसी तरह लेंथ को जब हम लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे L को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। टाइम का जब लिखेंगे T को स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर होता है, उसे एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर को A, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या हो गया A, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके साथ टेम्परेचर का हम डायमेंशन लिखेंगे तो K, और K को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके साथ लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडल ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट बार याद किया था लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला। तो कैंडेला को हम कैपिटल C स्मॉल d को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो लुमिनस इंटेंसिटी का हमारा यूनिट बन गया। ठीक उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल से मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम मोल लिख देना, ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो हमने क्या देखा, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर जस्ट 7 बेस राइज टू द डिफरेंट पावर्स। मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ नहीं है, बस ये है जो बेस क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड बन के जो डिराइव क्वांटिटी बना है उनका पावर को हम डायमेंशन जब उनके पावर्स के थ्रू हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं ना, तब उसे डायमेंशन बोलते हैं। मतलब जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो किसी ना किसी हमारे बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होके बना है। और वो क्वांटिटी जब वो क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट और उनके पावर्स के टर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन यूनिट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो, हाउ डू यू राइट ए सेंटेंस यूजिंग आवर न्यू टूल्स। ये जो न्यू टूल्स हमने अभी डायमेंशन सीखा है ना, उसे कैसे लिखेंगे। देखो बार बार बता रही हूँ, तो बच्चों जब भी तुम डायमेंशन लिखोगे तो पुट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी डायमेंशन लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रहे हो, किसी अलग तरह के ब्रैकेट दे रहे हो, तो उसे डायमेंशन नहीं माना जाएगा। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी लिख रहे हो फिजिक्स में तो उसे डायमेंशन माना जाएगा। ठीक है, और पहले तो अगर तुम किसका डायमेंशन लिखना है तो पहले जाके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, क्योंकि तुम नए जब डायमेंशन निकालोगे तो गलतियाँ हो सकती है। उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व द बेसिक फार्मूला। उसके बाद तुम्हारी जो फार्मूला हुए उससे सॉल्व करना। जैसे कि तुम्हारा स्पीड हो गया, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ से। और लेंथ का हमारा क्या था, डायमेंशन L था, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम L लिख लिए। ठीक उसी तरह टाइम का डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल T। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, दोनों का डायमेंशन आ गया। T हमारा नीचे है, उसका पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा -1। तो हमने क्या देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा फार्मूला है उसे सॉल्व करेंगे और जो डायमेंशन का जो पावर होगा, पावर के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे डायमेंशन कहते हैं। तो L का पावर 1 हो गया और T की पावर -1 हो गया, तो दोनों का पावर में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ L T⁻⁻1 और m नहीं है, मतलब m का पावर 0 है। ठीक है, ठीक उसी तरह एरिया, मान लो कि इस बॉक्स का एरिया, तो एरिया क्या होता है, तुम्हारा लेंथ मल्टीप्लाई विथ विड्थ। ठीक है, दोनों को हम लेंथ से ही मेजर करते हैं, तो लेंथ विड्थ को भी मेजर करते हैं लेंथ से। तो दोनों का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ L स्क्वायर ब्रैकेट, और दोनों का क्या है, पावर 1 है। और जब तुम डायमेंशन में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या करना, अलजेब्रिक सम कर लेना। तो जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे क्या होगा, 1 + 1 बना हमारा 2, तो L का पावर 2, T⁻2, M का पावर 0। ये हो गया हमारा पावर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम डिराइव यूनिट इक्वल टू सेम डायमेंशन। ठीक है,
अब देखते हैं इसका है क्या क्या रूल है, स्टेप वाइज रूल्स देख लेंगे ताकि हमें भी पता चले और तुम्हें याद हो जाएगा कि एक अगर तुम्हें किसी का डायमेंशन निकालने को पूछा है या तुम्हें निकालना है तो क्या कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। देखो अलजेब्रिक रूल्स क्या है और हमें अब ये रूल्स देखेंगे डायमेंशन ऑफ वार्क को निकालते हुए। मान लो कि हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ वार्क की डायमेंशन हम निकालनी है, राइट द बेसिक फार्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डायमेंशन ऑफ वार्क निकालना है। तो वार्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वार्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कैसे आएगा, याद करो फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन और मास का डायमेंशन हमने क्या देखा, कैपिटल M। तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी अपन टाइम से। हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वेलोसिटी का क्या डायमेंशन था, L(t⁻⁻1). ठीक है, L(t⁻⁻1) फिर से T, तो T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका पावर हो जाएगा -2। तो A का पावर हमारा ये क्या बना, डायमेंशन m0 L1 t⁻²। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से मेजर करते हैं तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L⁻1। अब देख लो हम फोर्स का हमने यहाँ पे निकाल लिया m L1 t⁻², सेम है या नहीं है। ठीक उसी तरह हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से मेजर करते हैं तो उसका डायमेंशन L हो गया। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा, अलजेब्रिक सम करेंगे, अलजेब्रिक सम एडिशन करेंगे सारे पावर्स का। तो m का यहाँ पे कोई पावर नहीं है, m ऐसे आ जाएगा, l यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 बना हमारा 2, L⁻² और t⁻² है और यहाँ पे t नहीं है तो t⁻- ही बन गया। तो हमारा वार्क का पावर m1 L2 t⁻² हो गया। बच्चों हमारा जो डायमेंशन ऑफ वार्क है वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी के साथ। क्यों ऐसा होगा, सोचो। देखो जो हमारा एनर्जी है, हम एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम एनर्जी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब हमने कितना काम किया उसे ही एनर्जी बोलते हैं। हमारे पास कितने एनर्जी है काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली एनर्जी वर्क पे डिपेंड करता है या दिखाता है हमारे पास कितना काम करने का पोटेंशियल है। तो हमारे एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होगा, m L⁻t⁻²। ठीक, ये था हमारा वार्क की डायमेंशन। और वार्क में हम क्या करते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते थे। ठीक उसी तरह अगर एक फॉर्मूला आया जहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो कैसे करेंगे देख लो। देखो मान लो कि हमें डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन, डेंसिटी का। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सोच लो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय हमारे वॉल्यूम। ठीक, अब डेंसिटी का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो पहला रूल हमारा क्या था, जब भी डायमेंशन निकालो पहले उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। तो डेंसिटी लिख लिए। फिर मास का हमारा डायमेंशन क्या होता था, कैपिटल M। ठीक उसी तरह वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए था, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों लेंथ से मेजर करते हैं। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L⁻3। यहाँ पे L नीचे का पावर 3 है और L नीचे है। तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा m वैसे कि ऐसा रहेगा, L⁻ हो जाएगा हमारा 3। t तो है ही नहीं तो t का पावर 0। तुम चाहो तो t भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो हमारा जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का क्या बना डायमेंशन, m L⁻−3 t⁻0। ठीक, ये हो गया हमारा डेंसिटी। और हमने ये भी देखा अगर कोई फॉर्मूला डिवाइड के फॉर्म में है उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हु इज़ अलाउड इनटू द इक्वेशन
क्लब। तो इक्वेशन क्लब जो है उसमें कौन सा फॉर्मूला अलाउ है, कौन सा फॉर्मूला अलाउ नहीं है, कैसे पता चलोगे? और जिससे हम पता करेंगे उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल होमोजेनिटी बच्चों एक गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? वो कहता है यू कैन ओनली ऐड और सबट्रैक्ट क्वांटिटीज दैट हैव एग्जैक्ट सेम डायमेंशन। तुम दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो या सबट्रैक्ट कर सकते हो, तब कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं है तो हम उस दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। मतलब तुम वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ऐड करोगे, ठीक है, पर तुम वेलोसिटी के साथ फोर्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह तुम मास से फोर्स क्या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर तुम ए के साथ बी को ऐड कर रहे हो और वो कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू दे रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है उसका कुछ फिजिकल मीनिंग है और बोथ ए और बी हैव द सेम डायमेंशन एंड हैव सेम फिजिकल बिहेवियर। ठीक उसी तरह अगर ए और बी को तुम माइनस कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब दोनों का क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा और दोनों का फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होगी। और ये तभी एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो हमने क्या देखा? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल है। ठीक, तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ऑल टर्म्स appearing in a mathematical equation should have same डायमेंशन। ठीक है, और उसके साथ बच्चों याद अगर एक फिजिकल इक्वेशन है, जैसे हम डेंसिटी लिखते रहते हैं, एक साइड हमने क्या डेंसिटी लिखा था, तो ये क्या था? फिजिकल, हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, और दूसरे साइड हमने क्या था? हमारा डायमेंशन उसका लिखे थे, डायमेंशन था। और ये जो हमारा डायमेंशनल क्वांटिटी है और इक्वल जिस इक्वेशन में एक साइड तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे साइड डायमेंशनल ये फॉर्मूला होता है, हम उस इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब the equation containing physical quantity in the left hand side or right hand side and another side contain the dimensional formula is called the dimensional equation। समझ में आ गया? और हमने ये भी देखा all the terms appearing in a mathematical equation should have the same dimension। और ये क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हाउ डू वी स्पॉट ए फैक्ट फार्मूला? तो हमने एक फैक्ट फार्मूला कैसे देखेंगे? हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखा कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन का अगर सारे टर्म सेम होंगे, सारे टर्म के डायमेंशन सेम होंगे, तब वो मैथमेटिकल इक्वेशन वैलिड होगा। और हमने ये भी देखा दो टर्म के अगर डायमेंशन सेम है तभी हम उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो मान लो, तो मतलब हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा।
तो हमने देखा एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन और उसका यूनिट और डायमेंशन होता है m1 L⁻², T⁻²2। ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब राइट हैंड साइड इससे सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखते हैं। तो ये डायमेंशन होगा इसका और इसका, और है कि नहीं चलो देखते हैं। तो हमारा पहला टर्म है हाफ mv²। तो m का डायमेंशन हो गया m, v का L⁻²² का स्क्वायर, मतलब l का भी पावर 2 हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो m L⁻², t⁻², मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है मैकेनिकल एनर्जी के साथ इक्वल हो गया। ठीक उसी तरह mgh, हम mgh किसका लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। तो mgh में m का डायमेंशन हो गया m, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन चाहे किसी के वजह से है, एक्सीलरेशन है मतलब उसका डायमेंशन एक्सीलरेशन के साथ इक्वल होगा। तो क्या होगा L⁻²। उसी तरह हाइट को मेजर करते हैं लेंथ से, तो हाइट का डायमेंशन भी हमारा L होगा। तो टोटल हमारा डायमेंशन क्या बना, m L⁻², T⁻², मतलब हमारा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों का डायमेंशन इक्वल हो गया। मतलब the total mechanical energy is equal to the sum of kinetic energy और potential energy हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। तो हमने देख लिया हमारा LHS इक्वल टू RHS, टर्म 1 इक्वल टू द टर्म 2, ये सारे डायमेंशन को मानता है। तो हमने ये देखा कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक इक्वेशन फॉलो करता है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। अब आते हैं जेई नीट के ट्रैप पायलट। मैं जो क्लास की शुरुआत में ट्रैप्स के बारे में बता रही थी, कैसे वो ट्रैप्स होता है वो देख लो। देखो ऐसे तुम्हें एक क्या करेगा, बोल देगा कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक है। तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है m L⁻², T⁻²। तुम चेक करोगे कि ये इक्वेशन का डायमेंशन इसके साथ मैच करता है कि नहीं। ये देखो 7/9 हमारा एक न्यूमर है, तो उसका न्यूमर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे और बाकी बचा mv²। तो पता है हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ये है, m का डायमेंशन m और v² का L⁻², T⁻², मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन तो मैच कर गया। पर हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv² हुआ। तो 7/9, तो यहाँ पे आके डायमेंशन चाहे सेम हुआ, 7/9 ए न्यूमर वो फॉर्मूला को गलत बना दिया। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसे हम जो क्या होता है डायमेंशनली करेक्ट तो होता है ये, पर उसके कुछ न्यूमर ऐसे होते हैं जो उसे गलत बना देते हैं। तो एच की ये न्यूमर इस इक्वेशन को ही गलत बना दिया, चाहे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कितना भी मान ले, इस न्यूमर के वजह से ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पाया। ये सारे जो आते हैं ना, ये सारे अननोन फैक्टर जिसके वजह से हमारा डायमेंशन फॉलो करते हुए भी इक्वेशन गलत हो जाते हैं, हम बोलते हैं क्या, इनविजिबल घोस्ट। द कांस्टेंट लाइक 7/9 आर इनविजिबल घोस्ट टू द डायमेंशनल एनालिस्ट, इच कैन प्रूव देम राइट। से ऐसे घोस्ट होता है, दिखाई तो नहीं देता पर उसे सही प्रूफ करने भी नहीं देता। तो हमने क्या देखा, जितने सारे मैथमेटिकल इक्वेशन हैं उन्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर एक इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता तो उसे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। पर इसका उल्टा मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमेशा हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता। मतलब इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए पर एक सेटिस्फाई जो हो चुका है ये हमेशा फॉलो करे, इसका कोई रिस्ट्रिक्ट रीजन नहीं है। तो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तुम चार्ज और फ्रिक्शनल फोर्स का कैसे निकालोगे अपने मैं यहाँ पे कर के दी हूँ, फिर भी तुमने एक बार करना खुद से, फिर से मिला लेना कि सही है या गलत। अब आते हैं 0 डायमेंशन VIP क्लॉक। ये क्या है, देखो तुम्हारे रूल देखो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है। जब हम वर्क और एनर्जी का रेशियो लेंगे तो 1 और कांस्टेंट बन जाएगा।
तो दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, 0 हो गया। जब भी कोई ऐसे यूनिट का हम रेशियो लेंगे जिनका डायमेंशन 0 सेम है तो रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस है और ये हमारे मेंबर बन जाएंगे 0 डायमेंशनल फ्लॉप के। ठीक उसी तरह एंगल्स जैसे साइन थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। और दोनों को हम किससे मेजर करते हैं, दोनों को हम लेंथ से मेजर करते हैं। दोनों को लेंथ के मेजर करने के वजह से दोनों का डायमेंशन भी सेम हुआ। तो दोनों डायमेंशन जब सेम होता है तो रेशियो क्या बनता है, 1 बनता है। और हम इसे डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कहते हैं, इसीलिए सारे एंगल्स हमारे डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और दोनों का डायमेंशन L T⁻⁻1 L डिवाइडेड बाय T⁻⁻1। तो दोनों का रेशियो बना हमारा 1, इस दोनों का रेशियो 1 बना, ये भी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना। तो हमने क्या देखा, जितने सारे साइंस एंगल है उनका आर्गुमेंट जो थीटा होता है ऑलवेज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये हमेशा आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है। और आर्क लेंथ का भी डायमेंशन L है और रेडियस का भी डायमेंशन L है। तो दोनों का डायमेंशन जब रेशियो लेते हैं हम, वो 1 बन के उससे कैंसिल आउट कर देता है। ये था हमारा डायमेंशन। और जाके जितने सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं टेस्ट पेपर में, टेक्स्ट बुक में और एग्ज़ाम में, करो और उससे देखो, एक बार इसे रिविजन कर लो। आई होप कि ये लेक्चर तुम्हें अच्छा लगे। ऑल द बेस्ट।